ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने से पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में को पढ़ने से पहले थोड़ा टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। ठीक है, तो माइकल फैराडे जो है 1824 में दुनिया में जितना भी सब्सटेंस है on the basis of conductivity of electricity he classified all the substances into two groups। ठीक है, माइकल फैराडे 1824 में सब्सटेंस, दुनिया में जितना भी सब्सटेंस है उसको क्लासिफाई किया दो ग्रुप में। ठीक है, एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरे का नाम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस को सॉल्यूशन बना दिए और उसके बाद उन्होंने क्लासिफाई किया कि जो इस सब्सटेंस को किस में लेंगे, एक्वस फॉर्म में, कैसा लेंगे, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और डिजॉल्व करने के बाद उन्होंने इसको क्लासिफाई किया दो ग्रुप में, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट उसको हम लोग बोलते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट, यानी ऑल दोज सब्सटेंसेस व्हेन इट इज इन एक्वस फॉर्म allows the electricity to pass through it, then it will be called electrolyte। all the substances in its aqueous form, if it allows the electricity to pass through it, then it will be called electrolyte। समझ में आ गया? और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी does not pass। ठीक है ना, तो all those substances which never allow the electricity to pass through it in its aqueous form, in its aqueous form, ठीक है ना, और in molten state, और in molten state, molten means melt कर दिया गया, aqueous means water में dissolve किया गया। ठीक है, any substance which is in molten form or in aqueous state, if it allow the electricity to pass through it, then it is called electrolyte। if it doesn't allow the electricity to pass through it, then it will be called non electrolyte। हाँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आए 1880, दूसरा साइंटिस्ट आए एस आर्हेनियस। शायद यही नाम है। हाँ, अब एस साइलेंट होगा तो भैंटे पढ़ते होंगे, मालूम है क्या पढ़ते हैं। हम आर्हेनियस सिर्फ बोलेंगे एस आर्हेनियस। ठीक है, इन द ईयर 1880, ठीक है, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इस चैप्टर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट से हमको कोई मतलब नहीं है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमको नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रोलाइट को उन्होंने दो तरह का बना दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, जो 1824 में सब्सटेंस को क्लासिफाई किया इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, उसके बाद हमको इस चैप्टर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट से मतलब नहीं है, इसलिए हम भूल गए यहीं पर। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ेंगे ना। अब नेक्स्ट आ गए आर्हेनियस।
1880 में उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट को क्लासिफाई कर दिया 2 ग्रुप्स में, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये इन्होंने जो बताया कि आखिर इससे ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी इससे पास क्यों हो रहा है ना, ये बताया कि इससे इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पास हो रहा है क्योंकि इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पास हो रहा है कि इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है, और आयन का फॉर्मेशन जो होता है 2 डिफरेंट एक्सटेंट में होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहा गया, उस एक्वस सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्ट जो है कंप्लीटली आयनाइज कर गया, सब्सटेंस जो है कंप्लीटली आयनाइज कर गया। समझ गए, मतलब उसको हम वाटर में डालने के बाद उसमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बचा है, बल्कि वो सारा का सारा आयंस हो गया। समझ गए, मतलब ये केस जो है इक्विलिब्रियम वाला केस नहीं हुआ, इसलिए इसको भी हम भूल जाएंगे थोड़ा। समझ गए ना, क्योंकि इसे फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा। जैसे कि हम लोग HCl लेंगे, इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा H+ एंड Cl-, इसलिए हमने सिंगल एरो दिया, डबल एरो नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। ये आयनाइज हो जाएगा कंप्लीटली, जितना भी आयंस है, जितना भी इंग्रेडिएंट दिख रहा है, सबके सब आयन में कन्वर्ट हो गया, कोई मॉलिक्यूल्स बचा नहीं, मतलब रिएक्टेंट नहीं बचा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। समझ गए, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से ये तो एसिड का लिए, बेस का भी ले सकते हो, NaOH। ठीक है, इसको भी जब हम लोग पानी में डाल देंगे, ये क्यों लिखने का मतलब है पानी में डाल देंगे, इसलिए बार बार हम +H2O नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सोडियम आयन, ठीक है, OH- कंप्लीटली आयन, NaOH मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा, HCl मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा पानी में डालने के बाद, सोडियम आयन नजर आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन नजर आएगा। पानी में डालने के बाद क्या नजर आएगा, H+ आयन, Cl-, HCl नजर नहीं आएगा। समझ गया ना, ये हुआ सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता ही नहीं है, इसलिए इक्विलिब्रियम होने का कोई चांस नहीं है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ गया ना, किसी का भी एग्जांपल, कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी सॉल्ट भी ले सकते हो। ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये एसिड है, ये बेस है, और हम तीसरा ले लेते हैं सॉल्ट, है ना, सबसे पॉपुलर सॉल्ट है, मजे से खाते हैं। पानी में डाल दिए, पानी में डालने के बाद कोई NaCl नजर नहीं आएगा, ठीक है ना, जब तक सॉलिड है तभी, ठीक है ना। पानी में डालने के बाद वो नमक नहीं रहता, क्या है, सोडियम आयन है और क्लोराइड है। पानी में जाने के बाद अगर हम चेक करेंगे कि सोडियम क्लोराइड हमको नजर आ जाए, एक भी पार्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा का सारा क्या मिलेगा, सोडियम आयन मिलेगा और क्लोराइड आयन मिलेगा। ठीक है, सीधा बैठो, ठीक है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेगा। ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है ना, क्योंकि रिएक्टेंट रह ही नहीं रहा है, सारा के सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर आयंस है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ आयनाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनाइजेशन बोलो, डिसोसिएशन बोलो। अब थोड़ा सा आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में फर्क बताएंगे, ऐसे यूज करोगे दोनों को इंटरचेंजेबली, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी रखना चाहिए अपने दिमाग में कि दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो भी पता चलेगा। ये सब को हम डिसोसिएशन बोल रहे हैं क्योंकि 100% टूट गया। ये सब क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% जो है डिसोसिएट किया ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। लेकिन ये 100% नहीं टूटता है, 1-2% टूट गया तो बहुत है। ये 100% ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ड जो है
यूज करेंगे डिसोसिएशन, आयनाइजेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। ऐसे यूज कर दोगे तो कोई गलत भी नहीं करेगा, समझ गया, नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, यहाँ पर क्या हुआ, ये सबका डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, अलग हो रहा है, तलाक हो रहा है, दोनों साथ में है, तलाक हो गया। NaOH का तलाक हो गया, NaCl का भी तलाक हो गया। अब पूरी तरह से तलाक हो गया, अब कोई उपाय नहीं, समझ गए। फाइनल वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अलग अलग, ठीक है। ए खाली गप करने तुमको मन लगता है, अलग बैठ, थोड़ा अलग और अलग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है, 100% डिसोसिएट नहीं होता है। मतलब क्या होगा यहाँ पर, कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, 100% डिसोसिएशन, ठीक है ना। कोई मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएगा, कोई मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएगा। 100% आयंस ही आयंस नजर आएगा। आई बात समझ में, क्या नजर आएगा, आयंस ही आयंस, समझ गए। अब इस केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, 1 to 3% डिसोसिएशन, है ना। ज्यादातर तो 1% ही होता है, उससे भी कम है। 3 हम लिख दिए, ज्यादातर केस में 1% से भी कम होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम केस में 1% भी नहीं होता है, उससे भी कम होता है, ठीक है। किसी किसी में बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते हैं, 2-3% तक जाता है, इससे समझ गए। यानी अगर 100 मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 1 मॉलिक्यूल टूटेगा, तो 99 तो मॉलिक्यूल रह गया ना, एक ही मॉलिक्यूल ना आयन में कन्वर्ट हुआ, हाँ, तो मॉलिक्यूल तो काफी ज्यादा रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा ना, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पर किसका किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं NH4, ठीक है, ये डिसोसिएट करेगा, कन्वर्ट होगा NH4 प्लस OH माइनस। यहाँ पर सिर्फ आयंस नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या नजर आएगा, ओनली आयंस, ओनली आयंस, क्या नजर आएगा, ओनली आयंस। और इसमें क्या नजर आएगा, आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या नजर आएगा, जब पानी में डालेंगे तो आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जब हुआ तब यहां पर ये आयंस है, ये आयंस है ना, ये दोनों आयन है, और ये क्या है, मॉलिक्यूल। पानी में तो घुला जरूर, लेकिन सारे के सारा NH4OH इधर कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। शुरू में जो है आयनाइज हुआ, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अब एक मॉलिक्यूल अगर टूट के ये दोनों में कन्वर्ट होता है, तो ये इसका दोनों का एक एक जुड़ के ये बन जाता है इक्विलिब्रियम। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा, ठीक है। इसमें नो इक्विलिब्रियम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, नो इक्विलिब्रियम, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम यहाँ पर डबल हेडेड एरो दिए कि नहीं, इसमें हम सिंगल एरो दिए कि नहीं,
हाँ, एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको भी पानी में देंगे, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें तुमको एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल भी नजर आएगा, एसीटेट आयन भी नजर आएगा, हाइड्रोजन आयन भी नजर आएगा। यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल नजर आएगा, अमोनियम आयन नजर आएगा, हाइड्रोक्सिल आयन भी नजर आएगा। समझ में आ गया? आया बात समझ में कि नहीं? ठीक है, क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया? ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मॉलिक्यूल्स और आयंस जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है, इसी इक्विलिब्रियम को हम आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट इन इट्स वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस जो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम अचीव करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ गया? ये वीक बेस है और इसका ये दोनों आयंस है। ये जो वीक बेस का मॉलिक्यूल है अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया। ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये अपने आयंस के साथ एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, इस दोनों के साथ ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। ठीक है ना? मतलब यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में एसिटिक एसिड है, सफिशिएंट अमाउंट में एसीटेट आयन है, सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन आयन है, सब कुछ सफिशिएंट। तो एक रिएक्शन मिक्सचर यहाँ मिलता है, इसमें कोई रिएक्शन मिक्सचर होगा ही नहीं, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है? और यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, सेम कंटेनर में, तो रिएक्शन मिक्सचर होगा। समझ में आया यहाँ तक बात की नहीं? यस। डिसोसिएशन, आयनाइजेशन। अब यहाँ कहेंगे आयनाइजेशन हो गया, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आयन का फॉर्मेशन होता है उसको आयनाइजेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस in case of weak electrolyte is known as ionization because it forms some quantity of ions. ठीक है? ऐसे तुम आयनाइजेशन दोनों जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख भी दोगे तो ऐसा नहीं कि गलती हो, गलत इसको नहीं मानते, क्योंकि इसमें डिफरेंस है अभी स्कॉलर्स में, है ना? जो आयनाइजेशन बोलता है हम आयनाइजेशन मानेंगे, बोलता है हम डिसोसिएशन मानेंगे। हम लिखेंगे 100% डिसोसिएशन, इधर बोलेंगे हम 1% डिसोसिएशन, हम लिखेंगे डिसोसिएशन। कुछ बोलता है ना हम दोनों जगह आयनाइजेशन लिखेंगे, इसलिए अभी वहाँ कुछ स्टैब्लिश हुआ नहीं, इसलिए दोनों में से कुछ भी लिख देंगे तो सही होगा, गलत तो नहीं होगा। फिर भी एक पैरामीटर दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको समझ में आना चाहिए। आयनाइजेशन वर्ड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ यूज करते हैं और डिसोसिएशन वर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ यूज करते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में कि नहीं? अच्छा ठीक है। अब तो ये तो सब ठीक है, लेकिन पानी में डालने के बाद होता क्या है? ये टूट जाता है। हाँ? पानी में डालने के बाद टूट क्या है? क्या हथौड़ा है वहाँ? हाँ? मशीन उशीन लगा हुआ है उसके अंदर पानी में, जो टूट गया, टूटा क्यों टूटा? उसका जवाब है। ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब आयनिक कंपाउंड है, ये सब आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, रख दो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ठीक है? तो इसमें आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिक्स क्या करता है?
आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ा होगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, सुना? अच्छी बात है। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, 80 होता है। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है? 80। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना ज़्यादा होता है उसका हथौड़ा उतना मजबूत होता है। सबसे तेल पिलाया हुआ लाठी, समझ गए? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसका हाई होता है? वाटर। वाटर क्या करता है? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करना, और जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा उतना टाइम वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80, मतलब ये 80 गुना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देता है। ये जितना आयनिक कंपाउंड है, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो इसके आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको 80 टाइम्स कम कर देता है। कितना कम कर देता है? 80 टाइम्स। 80 टाइम्स कम कर देता है तो लगभग फ्री हो जाता है आयन, सबका मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो आयन का जब मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, समझ गए? तो आयनाइजेशन, ये डिसोसिएशन क्यों हो जाता है? उसका कारण है हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू 80 है, 80 टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, जिसके कारण जो आयंस होता है आयनिक कंपाउंड का, वो लगभग फ्री हो जाता है, इसके मूवमेंट शुरू होता है और इसीलिए उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है, ठीक है। अब अगर ये 100% पोलर कंपाउंड हो गया, ये 100% पोलर हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये पूरा पोलर नहीं है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। वीक में जो होता है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर बहुत ही कम है। ये डाइपोल का काम करता है। ये तो 100% पोलर है, एकदम आयनिक हो गया। और ये जो है ना, यहाँ पर जो टूटता है वो डाइपोल इंटरेक्शन के चलते टूटता है, ठीक है ना। डाइपोल वाटर भी डाइपोल है, और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये भी डाइपोल है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन होने के चलते या OH- आयन होने के चलते। तो ये डाइपोल जब आपस में इंटरेक्ट करता है तो इसके पॉजिटिव चार्ज को इसका नेगेटिव वाला खींच लेगा, उसका नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव वाला खींचेगा अपने तरफ। तो इस तरीके से क्या होता है, वो टूटता है, इसीलिए कम टूटता है, ठीक है ना। वीक क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आयनिक फोर्स के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर काम करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का असर जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड पर नहीं होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। वाटर डाइपोल का काम करता है कि नहीं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल हो गया। डाइपोल मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और जितना भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी डाइपोल का काम करता है, थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर है उसमें, तो डाइपोल का काम करेगा ना। तो डाइपोल आपस में इंटरेक्ट करता है, एक डाइपोल का पॉजिटिव दूसरे डाइपोल का नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करता है, समझ गए। तो इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आयंस जो है फ्री हो जाता है, जिसके चलते कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन काफी ज्यादा होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ।